IBB टीवी की तरफ से डॉक्टर इरफान बेग का सलाम कबूल कीजिए। आज एक नए मौजू के साथ हाजिर हो रहा हूं और मौजू है रफ्तार और तवाज़न, यानी बैलेंस एंड स्पीड में, यानी कि रफ्तार अगर बहुत तेज हो और अगर तवाज़ुन कायम ना रहे तो हादसा यकीनी। इसी तरह स्पीड के साथ साथ झेली मौजू में ये भी आएगा कि बोझ के साथ स्पीड क्या है। बहरहाल इस मौके पर सबसे पहले एक लतीफे से आगाज करते हैं कि एक बाप और बेटा गाड़ी में जा रहे थे और बाप मुनासिब रफ्तार से जा रहा था कि जब चौराहे पे पहुंचे तो सामने से बहुत ही तेज स्पीड पे एक नौजवान गाड़ी को लेकर के गुजरा। बाप ने बड़े फख्र से बेटे की तरफ देखा और कहा, देखा मोहतात ड्राइविंग, अगर तुम मेरी जगह होते तो हादसा यकीनी था। बेटे ने फौरन जवाब दिया, अगर मैं होता तो मैं इससे पहले गाड़ी निकाल लेता। दोनों का मौक़िफ़ अपनी अपनी जगह दुरुस्त है। जो मोहतात नौजवान नस्ल कह सकते हैं कि शायद कदरे गैर मोहतात है, लेकिन उसे वक्त की रफ्तार और अपनी रफ्तार में भी एक हम आहंगी पैदा करनी और उस बैलेंस के साथ भी चलना है। ये नई नस्ल और पुरानी नस्ल के दरमियान सोच का फर्क है। अल्लामा इकबाल ने तो कहा था कि खिरद को गुलामी से आजाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। अगर जवान वाकई मुतवाजन रफ्तार के साथ और तेजी से भी आगे बढ़ते हैं तो उनकी रफ्तार पे शाबाश है, और अगर हम जैसे अंदेशों और गोमगू में मुब्तला रहते हैं और जिसको एहतियात का नाम देते हैं तो ये एक मुज़हिर अमल है। बहरहाल दोनों के दरमियान भी एक तवाज़ुन, इन दोनों अंदाज के दरमियान भी एक तवाज़ुन कायम हो सकता है। अब मैं एक जिक्र करता हूं 1954 में 1954 में एक हॉलीवुड की एक फिल्म आई थी, उसका नाम ही स्पीड था। ये फिल्म जो लिखी थी वो ग्राहम योस्ट और ने लिखी थी। प्रोड्यूसर इसके थे मार्क डाउन और डायरेक्टर इसके जॉन डी बाउंट थे। अजीब सा इसका वो थीम था। ये वो फिल्म थी जिससे फिल्म के टेम्पो में जो तेजी है वो आई थी, और खुद फिल्म का नाम भी स्पीड था। और कहानी यूं थी कि एक मुसाफिर बस में एक बम प्लांट कर देता है साइड हीरो, और वो ये कहता है कि अगर ये 50 और 60 के दरम्यान से नीचे आई तो ये बम ऑटोमेटिकली ब्लास्ट कर जाएगा और उसको बचा। अब बज़ाहिर शायद उस वक्त उसके राइटर डायरेक्टर के उसमें ना हो। इस फिल्म पर बजट आया था $30 मिलियन और इसने बिजनेस किया था $350 मिलियन का। बड़ी कामयाब फिल्म थी बॉक्स ऑफिस पर। शायद इसके डायरेक्टर और कहानीकार में इसका वो ना हो, लेकिन हम जब इस तनाज़ुर में देखते हैं कि 1954 में दुनिया कैसे जा रही थी और क्या ये मगरिब की तरफ से हम जैसे मुल्कों के लिए पैगाम तो नहीं था कि अगर इस स्पीड से नहीं चल सके तो क्या अंजाम होगा तरक्की पजीर मुल्कों का। बदकिस्मती से हम देखते हैं कि 1988 में जिनेवा माहिदा, 1990 में सोवियत यूनियन का टूट जाना, ग्लासनेट और पेरेस्ट्राइका का आना और वहां पर जमहूरियत और इजहार राय की आज़ादी वगैरह, और 15 मुल्कों का सोवियत यूनियन से आज़ाद होना, वासा के सारे ममालिक में एक इनकलाब आ जाना, एक तब्दीली हो जाना। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे खित्ते में जो डेवलपमेंट है बदकिस्मती से 1980 से लेकर के 97 तक, जो 2 मरतबा नवाज शरीफ और बेनज़ीर की हुकूमत है, और फिर उसके बाद 98 में जो है इंडिया की जानिब से
بم دھماکے، ایٹمی دھماکے، اور پھر ہماری جناب سے دھماکے، اور پھر کارگل کی ایک جنگ، پھر بات چیت کشمیر کے حوالے سے، اور پھر اس کے بعد 2 سال بعد ہی 9/11۔ یہ کیا اتفاقات ہیں؟ قابل اجمری کا ایک شعر ہے کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ واضح رہے کہ پاکستان آزادی کے بعد سے معاشی طور کے اوپر 1971 تک 70 تک اس کے صرف 2-3 بجٹ ایسے تھے جو خسارے کے بجٹ تھے، باقی تمام بجٹ بچت کے بجٹ تھے، اور پاکستان کی ترقی، پاکستان کی اقتصادیات مضبوط تھی۔ لیکن آج پاکستان بحران کا شکار ہے۔ اس کی حالت ایسی ہے جیسے چڑھائی کے اوپر ایک لوڈڈ ٹرک یا ٹرالر چل رہا ہو اور اس کی رفتار دھیمی ہو، لیکن یہ امید ہو کہ ایک موقع پر یہ چڑھائی، یہ تکلیف، یہ محنت ختم ہوگی۔ لیکن اگر چڑھائی پہ چڑھتے ہوئے موشن ٹوٹ جائے تو پھر بہت برے طریقے سے کسی کھائی میں گرنے یا کسی اس میں گرنے کا امکان رہتا ہے۔ تو یہاں پر ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم نے کس طرح توازن اور رفتار کو برقرار رکھنا ہے۔ زمانہ قیامت کی چال چل گیا ہے، ہمیں اس اسپیڈ کو بھی مد نظر رکھنا ہے، اس اسپیڈ کو بھی مد نظر رکھنا ہے، نوجوان نسل کو بھی مد نظر رکھنا ہے، جس کا تناسب آج 40% تک آبادی میں جا رہا ہے۔ 35% ہمارے ہاں بچوں کا توازن ہے، اس کے بعد بڑی عمر کا توازن ہے، اور شاید 2 یا 3% ہماری عمر کے بوڑھے ہیں۔ تو رفتار اور توازن کے اس تصور کے ساتھ ڈاکٹر عرفان بے کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔